नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम भारतीय संविधान के विषय विकास पर चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने उन सभी एक्ट्स पर चर्चा कर ली थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत बनाई गई, जिनमें रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट 1773 को हमने पढ़ा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके साथ ही हमने 4 चार्टर एक्ट पढ़े, 1792, 1813, 1833, 1853। हमने देखा कि किस तरह 1853 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं, किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं। यानी ब्रिटेन की संसद अब खुद शासन चलाना चाहती है और उसे तलाश है केवल एक मौके की, जो उसे मिला 1857 के विद्रोह के रूप में। 1857 की क्रांति के कारण ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीन लिया और भारत की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से भी जानते हैं। तो आप अब अगली हेडिंग लगाएंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि यह क्राउन के हाथ में भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से जाने के बाद बनाया गया पहला अधिनियम है। इसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से भी जानते हैं। कुछ बातें कर लें इस अधिनियम के बारे में। तो इस अधिनियम का पूरा नाम एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। एक एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ये तो दोबारा भी पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। इस अधिनियम का पूरा नाम एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। देखिए, मैंने किसी भी अधिनियम में उस अधिनियम के लागू होने की तारीख नहीं बताई है, लेकिन आपको इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को याद रखना है। यह अधिनियम 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ। आपको याद होगा 1858, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार लगाया गया था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पर पढ़कर सुनाया था। तो उसी दिन से इस अधिनियम को भी लागू किया गया। इस अधिनियम को 1 नवंबर 1858 को लागू किया।
इस अधिनियम को 1 नवंबर 1858 को लागू किया गया। अब क्या हुआ था इस अधिनियम के द्वारा, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है और भारत की शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के हाथों में पहुंच चुकी है। अभी तक ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उपनिवेश मात्र था, अब भारत ब्रिटेन सरकार का एक क्षेत्र बन गया है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, सारे प्रश्न एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। एवं भारत की शासन व्यवस्था महारानी के अधीन कर दी गई। भारत की शासन व्यवस्था महारानी के, आप कह सकते हैं ब्रिटेन की संसद के, महारानी के अधीन कर दी गई। अर्थात भारत पर अब ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अर्थात भारत पर अब ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। देखिए, 1 नवंबर 1858 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ब्रिटेन का अप्रत्यक्ष शासन था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अप्रत्यक्ष ही शासन था। क्यों? क्योंकि भारत का शासन आज भी मुगल सम्राट के नाम से ही वो चला रहे थे। चाहे मुगल सम्राट की सत्ता लाल किले में अपने कमरे तक केंद्रित हो गई हो, पर आज तक भी मतलब 1 नवंबर 1858 तक नाम मात्र के लिए सत्ता मुगल बादशाह की चलती थी। पर 1 नवंबर 1858 के बाद इस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, यानी अब भारत में ब्रिटेन की महारानी ही सर्वोच्च है और भारत की जनता अब ब्रिटेन की महारानी के रहमो करम पर जीवित है। औपचारिक रूप से मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। औपचारिक रूप से मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। औपचारिक रूप से मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। अब मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया, ब्रिटेन की महारानी का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, तो शासन संभालने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तनों को बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो भारत में अभी तक गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वे सर्वा हुआ करता था। उसके ऊपर ब्रिटेन में कोई खास शक्ति नहीं बैठी हुई थी, कोई नियंत्रण नहीं था, वह एक तरीके से भारत में निरंकुश था। पर अब इस पद को समाप्त कर दिया गया, समाप्त नहीं कह सकते हम, इस पद का नाम बदल दिया गया और इसे वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का तात्पर्य होता है प्रतिनिधि। अब वायसराय भारत में ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि था और इसकी शक्तियों में कमी कर दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की संसद में एक पद निर्वाचित बनाया गया जिसे भारत मंत्री या भारत सचिव या भारत राज्य सचिव कहा जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ मंत्री होते हैं संसद में, वहाँ पे ब्रिटेन की संसद का एक मंत्री ही था, मंत्रिमंडल का सदस्य था, जिसे भारत के शासन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी।
और इसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की एक समिति होती थी और यह समिति भारत में वायसराय के कार्यों का निरीक्षण करती थी। वायसराय इसी समिति के अधीन रहकर अपने कार्य करते थे। तो अब वायसराय या गवर्नर जनरल की शक्ति में भी कमी आ गई है, तो नोट कीजिएगा। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत के प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बहुत अच्छे से चर्चा की थी हमने आपसे। बंगाल के प्रथम वायसराय का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिक था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिक था। मैंने आपको पूरा प्रश्न बनाकर समझाया था कि ऑप्शंस आएंगे तो आपके आंसर्स क्या होंगे। उसी सीरीज में, उसी कड़ी में आगे बढ़ें तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये मैंने आपको नहीं लिखाया है। ऐसा क्यों? ऐसा आप जब 1947 में हम पहुँच जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रश्न पर हम दोबारा चर्चा करेंगे और तब मैं बताऊंगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग क्यों नहीं है। आपको यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आपको याद है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हमने बताया था कि को व्यापारिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, जिसे भारत मंत्री भी कहा जाता है। और भारत में जो कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभाल रहे थे, अब वे सारे दायित्व तो भारत सचिव को ही दे दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की संसद में एक नया पद बनाया गया, को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की संसद में एक नया पद बनाया गया, इंग्लैंड की संसद में एक नया पद बनाया गया जिसे भारत राज्य सचिव, शॉर्ट में से भारत सचिव कह देते हैं, भारत सचिव या भारत मंत्री, इसे नहीं, आप ऐसे लिखिए, इसे भारत राज्य सचिव, एक नया पद बनाया गया जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। इसे भारत मंत्री भी कहते हैं।
देखिए ये पद भारत में नहीं है बल्कि ब्रिटेन की संसद में है, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का ही यह एक सदस्य है। इसलिए ये भारत के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। यह ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के लोगों की तो इस तक पहुंच ही असंभव थी। ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सभी अधिकार, ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, के सभी अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सभी अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, अगर भारत सचिव का पद बनाया गया है तो फिर पहले भारत सचिव कौन थे? तो आप इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से नोट कीजिए, मैं थोड़ा डिटेल में नोट कराऊंगा आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे पढ़ते वक्त। पहले पहले भारत सचिव, पहले भारत सचिव का आपसे नाम पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है पहले भारत सचिव एडवर्ड स्टैनले थे। पर भारत सचिव को डिटेल में पढ़ाएंगे का क्या तात्पर्य है? ये तो बस एक नाम था, पहले भारत सचिव एडवर्ड स्टैनले थे, हम रट लेंगे। प्रश्न पूछेगा भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया, तो हम कह देंगे 1 नवंबर 1858 को बने अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद सृजित किया गया। पहले भारत सचिव एडवर्ड स्टैनले थे, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जब आप कुछ किताबें पढ़ेंगे तो उनमें आप प्रथम भारत सचिव का नाम लॉर्ड वुड्स को देखेंगे। कुछ एग्ज़ाम्स में, यूपीपीसीएस नहीं बल्कि एमपी के कुछ एग्ज़ाम्स में, लेवल 2 के एग्ज़ाम्स में ऑप्शन लॉर्ड वुड्स दिया हुआ था और वहाँ पे एडवर्ड स्टैनले था ही नहीं, और लॉर्ड वुड्स को उन्होंने सही आंसर माना था और कुछ किताबों में उसके बाद लॉर्ड वुड्स ही लिख दिया गया है। जबकि यूपी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है और उसमें एडवर्ड स्टैनले को ही सही उत्तर माना है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि पहले भारत सचिव एडवर्ड स्टैनले ही हैं। आप इसी आंसर को प्रथम वरीयता देंगे। यूपी में अगर आप पेपर दे रहे हैं या यूपीएससी का आप पेपर दे रहे हैं तो प्रथम वरीयता आप एडवर्ड स्टैनले को देंगे। आप यहीं नोट करके पूरा अच्छे से लिख लीजिए। कुछ किताबों में लॉर्ड वुड्स को प्रथम भारत सचिव बताया गया है। ठीक है, इसको आप नोट करके लिखिए। ठीक है, और इसको आप द्वितीय वरीयता देंगे। अगर ऑप्शन में एडवर्ड स्टैनले और लॉर्ड वुड्स दोनों आ जाएं तो आपको एडवर्ड स्टैनले चूज़ करना है, और अगर अलग अलग आते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ये भी ब्रिटेन में ही है, भारत में नहीं है। भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय
भारत परिषद का गठन किया गया। देखिए, सचिव और ये 15 सदस्य तो ब्रिटेन में कार्यरत हैं, ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, तो इनका वेतन किसे देना चाहिए? ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटेन के राजस्व से जाना चाहिए। पर इनका वेतन भारत पर भारित किया गया है, यानी भारतीय खजाने को खाली किया जा रहा है। इनका वो भारत सचिव, मतलब इन 15 सदस्यों का और भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। इनका व भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। जो भी भारत में ब्रिटेन के अधिकारी कार्यरत थे उन सभी का वेतन तो भारत के राजस्व से दिया ही जाता था। अब ब्रिटेन में जो लोग कार्यरत हैं उनका वेतन भी, यदि वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब बस कमी थी तो ब्रिटेन की महारानी को भी भारतीय राजस्व से तनख्वाह देने की। भारत के खजाने को पूरी तरह से लूटा जा रहा था। इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। देखिए, लास्ट आपको इन सदस्यों के अपॉइंटमेंट से भी प्रश्न आते हैं कि ये भारत सचिव नहीं, भारत परिषद के सदस्य बनने के लिए नियुक्ति की कुछ अहर्ताएं तय की गई थी। ऐसा नहीं था कि मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य या ब्रिटेन का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भारत परिषद का सदस्य बन सकता था, नहीं। कुछ शर्तें तय की गई थी। एक तो भारत परिषद का यदि कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसने भारत में कम से कम 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी हो। और ऐसा नहीं है कि आपने 10 वर्षों से अपनी सेवा दी थी, काफ़ी समय, लंबा समय बीत चुका है और अब आपको भारत परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा, नहीं। भारत में आपने 10 वर्ष तक सेवा दी हो और भारत छोड़ने के बाद आप ब्रिटेन वापस गए तभी तो सदस्य बनोगे, तो आपको भारत से आए हुए 10 वर्षों से ज़्यादा का समय नहीं हुआ हो। यानी यदि आप ऐसे मान के चलिए कि 1920 में किसी को भारत परिषद का सदस्य बनाना चाहते हैं तो भारत में उसने 10 वर्षों से सेवा दी हो और इंग्लैंड में वो किसी भी अवस्था में 1911 से पहले भारत ना छोड़ चुका हो। समझ रहे हैं इस बात को? यानी 10 वर्षों का ये अंतराल है, इस 10 वर्षों में उसने भारत में रहा हो, इन 10 वर्षों के दौरान। यानी भारत में उसने काम किया हो। पहली शर्त तो क्या है? भारत में उसने काम किया हो। काम कितना किया हो? कम से कम 10 वर्ष। ऐसा नहीं है आज 5-6 साल काम कर लिया हो गया, कम से कम 10 वर्ष। और भारत छोड़े हुए भी उसे 10 वर्ष से अधिक का समय न हो। इस बात का कारण क्या है? कारण है, सीधी सी बात है, भारत के विषय में नीति बनानी है तो भारत की अच्छी समझ होनी चाहिए और उस समझ के लिए आवश्यक है कि आपने भारत में एक लंबा समय बिताया हो प्रशासनिक कार्यों को करते समय। तो ये लास्ट पॉइंट इस एक्ट का लिख लीजिए आप। इन सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य ऐसे हों। अब आधे सदस्य मतलब यहाँ तो 15 ही सदस्य हैं, तो क्या 7.5? नहीं, 8। भारत सचिव का भी तो एक पद है, तो कुल 16 हो गए ना। तो 8 सदस्य ऐसे हों, 8 बनाए जा सकते हैं, लेकिन 8 सदस्य ऐसे हों जो, पहली शर्त, भारत में कम से कम 10 वर्ष सेवा दे चुके हों। भारत में कम से कम 10 वर्ष सेवा दे चुके हों। दूसरी शर्त,
नियुक्ति के समय यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हम कैलकुलेट करेंगे। नियुक्ति के समय भारत से आए हुए, भारत से वापस आए हुए लिख लीजिए, वापस आए हुए 10 वर्षों से ज़्यादा का समय न हो। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1861। हमने ये एक्ट बहुत डिटेल में पढ़ा है क्योंकि ये पहला एक्ट था। आपको इस एक्ट को बहुत अच्छे से समझना था। ठीक है, हेडिंग लगाइए भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1861 या 1861। देखिए, आप पहले कुछ समझिए। भारत में प्रशासन चलाने के लिए वायसराय है। कोई भी एक व्यक्ति अकेले कभी प्रशासन नहीं संभालता। तो भारत के प्रशासन को संभालने के लिए वायसराय के पास भी अपने चमचों की फौज होगी। तो प्रशासन, आप भी आज भारत में देखें तो 3 संस्थाएं होती हैं, कार्यकारी, विधान और न्याय। तो न्याय को अलग कर दीजिए, तो प्रशासन को चलाने के लिए 3 संस्थाएं होती हैं, कार्यकारी परिषद और विधान परिषद। विधान परिषद विधि बनाने का काम करती है, जबकि कार्यकारी परिषद उस विधि को लागू करने का काम करते हैं। तो आप नोट लिखिए। देखिए, इस प्रावधान से अभी मैं इस प्रावधान एक्ट में क्या किया गया है उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ ताकि आपको ये एक्ट समझ में आए। तो देखिए, इसे नोट करके लिखिएगा। भारत में प्रशासन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने हेतु वायसराय की सहायता के लिए, वायसराय की सहायता के लिए, क्योंकि देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो चले गए और वैसे भी उनका काम तो अधीक्षण का था। हम यहाँ अधीक्षण की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सीधे कार्य करने की बात कर रहे हैं। वायसराय की सहायता के लिए दो समितियों का गठन किया गया, या 2 समितियां थीं, पहले से ही मौजूद थी इस एक्ट से पहले। पहली थी कार्यकारी परिषद और दूसरी थी विधान परिषद। ठीक है, अब आप इस अधिनियम को समझिए। इस अधिनियम में 2 परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम से पूर्व कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य होते थे। इस अधिनियम से पूर्व कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य होते थे। अब ये संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। तो इस अधिनियम में क्या परिवर्तन आया? इस अधिनियम में मैं आपको सीधे सीधे लिखा देता, कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या 5 कर दी गई। तो आप कहते कि कार्यकारी परिषद क्या होती है, कब बनाई गई थी कार्यकारी परिषद? तो कब बनाई गई थी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वायसराय ने गठन किया था बीच में कार्य संभालने के लिए, लेकिन वायसराय ने अपने स्तर पर इसमें 4 परिषद की सदस्य संख्या दी थी, जबकि इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद को वैधानिकता दे दी गई और एक्ट में लिख दिया गया कि इसके 5 सदस्य होंगे। अब यह संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई।
पहले 4 थे और अब इस सदस्य संख्या को इस अधिनियम के द्वारा 5 कर दिया गया। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न आएगा कि कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 किस अधिनियम के माध्यम से कर दी गई? उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1861। विधान परिषद में यह प्रावधान किया गया कि कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों को विधान परिषद में लोग चुनकर आते हैं, लेकिन 6 सदस्यों को कम से कम, मतलब आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य, उससे ज़्यादा नहीं, को वायसराय मनोनीत करेगा। देखिए आज भी राज्यसभा में मनोनीत करते हैं ना राष्ट्रपति 12 सदस्य, तो ये लगभग कुछ ऐसा ही था। इसमें न्यूनतम 6 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्यों को वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। देखिए इसमें वायसराय मनोनीत करते हैं, और मनोनीत जब भी वायसराय करते थे तो अंग्रेजों को ही किया करते थे, भारतीयों को नहीं मनोनीत करने जा रहे हैं वो इतने बड़े पदों पर। लेकिन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपने 3 भारतीय मित्रों को, मित्र ही कहेंगे, योग्यता के बल पर नहीं बल्कि मित्रता के बल पर, 3 भारतीय मित्रों को विधान परिषद में मनोनीत करा। अब चूंकि भारतीय थे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो सोचिए कौन थे वे 3 लोग? साधारण नागरिक तो नहीं होंगे। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और एक राय बहादुर थे, सर दिनकर राव, सर की उपाधि दी गई थी, मतलब सीधी सी बात है अंग्रेजों के प्रति वफादार होंगे, तो इन्हें मनोनीत किया था। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। 1862 में कैनिंग ने, वायसराय हैं भारत के पहले, कैनिंग ने 1861 में मनोनीत करने की पावर मिली है, और 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। बनारस के राजा, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव, इसको आप राय बहादुर या सर दिनकर राव भी कह सकते हैं, तो इन तीनों को नियुक्त करा। बस आपको इतना ही याद रखना है, यही एक प्रावधान है जो ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इस अधिनियम में आवश्यक है। इसके बाद तीसरा अधिनियम आता है भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या 1892। ये भी बहुत छोटा सा एक्ट है, आपको सिर्फ इसमें कुछ ही प्रावधान याद रखने हैं। इस अधिनियम में आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि जो वार्षिक बजट, विधान परिषद में जब बजट पेश किया जाता था तो वार्षिक बजट बनाने वाले अंग्रेज थे। अंग्रेज ही डिसाइड करते थे कि भारत में कितना पैसा खर्च किया जाना है, किन किन चीज़ों पर खर्च किया जाना है। भारतीय इसमें बहस नहीं कर सकते थे, या भारतीय विधान परिषद में सदस्य हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते कि हम यहाँ इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं या इस कार्य क्षेत्र में पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे। 1892 की अधिनियम में पहली बार भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, प्रश्न पूछने का अधिकार अवश्य मिल गया है पर उत्तर जानने का अधिकार नहीं मिला। यानी आपको बोल दिया गया है कि अब आप संसद में खड़े होकर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उस प्रश्न का क्या मतलब है
जब सामने वाला उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी परिषद के अध्यक्ष की यदि मदद मन करेगा तो उत्तर देंगे, यदि मन नहीं करेगा तो उत्तर नहीं देंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि भारतीय सदस्यों को ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे पहले तो संसद में, विधान परिषद में बैठे रहते थे मेमने की तरह, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। तो अब कम से कम बोल तो सकते हैं। भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का प्रश्न पूछने का भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इससे पूर्व भारतीय सदस्यों को परिषद का सदस्य होने के बावजूद भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 के इस अधिनियम में भारतीयों को बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा, मत देने का नहीं। मतदान होता है ना संसद में आज भी, तो उस समय भी होता था, मत देने का नहीं। अरे उत्तर जानने का अधिकार नहीं मिला तो मत देने का कैसे मिल जाएगा। परिषद के अध्यक्ष को जब कोई अंग्रेज, ब्रिटिशर्स प्रश्न पूछता था तो अध्यक्ष को उसका उत्तर देना होता था। लेकिन भारतीय सदस्य प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्य द्वारा, सोचिए अगर विधान परिषद में इतना भेदभाव है तो उस समय जनता की स्थिति क्या होगी। भारतीय परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्य द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया। बाध्यकारी नहीं बनाया गया। मतलब यह केवल एक दिखावा था कि देखो हम तुम्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दे रहे हैं, पर उत्तर पाने के नहीं। हमारी मर्जी होगी तो हम उत्तर दे देंगे, और यदि मर्जी नहीं होगी तो नहीं देंगे। यानी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। उत्तरदायित्व नहीं था, उत्तरदायी सरकार नहीं है ये। इस शब्द को याद रखिएगा, दोबारा बात करेंगे हम इस शब्द के बारे में। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले अधिनियम की ओर। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि हमें से एक या दो ही प्रावधान पढ़ने हैं इस अधिनियम के एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन जो भी पढ़ने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आपने इसका दूसरा नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आएगा? 1909 में आया। आप अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये देखते हैं। तो इसी अधिनियम को, यानी भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं इसे मार्ले मिंटो सुधार? क्योंकि ये दो लोगों द्वारा तैयार किया गया अधिनियम था, एक मार्ले और एक मिंटो। मिंटो भारत के वायसराय हैं। इस समय में जब ये अधिनियम बन रहा है तो भारत के वायसराय है मिंटो। फिर मार्ले कौन है? मार्ले का नाम पहले आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत का वायसराय मार्ले है कि मिंटो है। तो ध्यान रखिएगा, मिंटो बाद में आ रहा है तो भारत का वायसराय है, छोटा पद है। मार्ले पहले आ रहा है, यानी भारत के राज्य सचिव,
संसद में बैठा हुआ भारत का मंत्री, वायसराय का हेड, हेड का नाम तो पहले ही आएगा ना। तो भारत का वायसराय मार्ले मिंटो में से मिंटो है, जबकि भारत का राज्य सचिव मार्ले है। क्यों याद किया जाता है इस अधिनियम को? क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारत विभाजन जो 1947 में होगा, आज उसकी नींव रखी जा रही है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब ये क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि मुसलमान ही खड़ा होगा। कहेंगे सर इसमें क्या हो गया, आज भी तो हमारे यहाँ SC ST की सीट आती है। ठीक है, मान लिया, मुस्लिम सीट, SC सीट, ST सीट सब मान लिया, लेकिन क्या जब एक ST प्रतिनिधि खड़ा होता है तो जनरल प्रतिनिधि वोट नहीं डालता? डालता है। लेकिन यहाँ ये था कि यदि मुस्लिम प्रतिनिधि इस क्षेत्र में खड़ा होगा, इस क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा और मुस्लिम जनता ही वोट डालेगी, हिंदू जनता या किसी अन्य धर्म की जनता उस प्रतिनिधि को वोट नहीं डालेगी, यानी उस क्षेत्र में उनके पास वोट का अधिकार नहीं है। तो ये विभाजन की ओर जा रहे हैं। यहां से हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई करवा रहे हैं अंग्रेज। फूट डालो राज करो नीति प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप नोट कीजिए, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है वो भी नोट कर लीजिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से तात्पर्य है कि आरक्षित स्थानों पर मत देने का अधिकार केवल मुसलमानों को होगा। यानी अगर उस क्षेत्र में मुसलमान कम भी हैं और हिंदू भी बाहुल्य है और उस क्षेत्र को यदि मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया, तब भी वहां से मुसलमान ही खड़ा होगा और मुसलमान ही वोट डालेंगे। केवल मुसलमानों को होगा। भारत में आज ये व्यवस्था नहीं है, आरक्षण अलग चीज है। ये व्यवस्था बहुत जहरीली थी। किसी अन्य धर्म के लोग इस क्षेत्र में मतदान नहीं कर सकते। अब अगर किसी क्षेत्र में हिंदू बहुल हैं या किसी और धर्म के लोग बहुल हैं, मैं देखिए हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं कर रहा, मैं प्रावधानों पर बात कर रहा हूँ कि यदि हिंदू बहुल हैं तो उनके अंदर हीन भावना आएगी कि नहीं आएगी? और हीन भावना आएगी तो जिन मुस्लिम भाइयों के साथ वो इतने समय से प्रेम से रह रहे थे, उनके बीच में टकराव होगा। देखिए इस एरा को आप समझिए, ये वही एरा है जब कुछ समय पूर्व 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इस नीति को समझिए, मिंटो कर्जन की नीति को ही आगे बढ़ा रहा है। 1905 का बंगाल विभाजन हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए किया गया था। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली उसी की परिणति है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली
के थ्रू उस नीति को जो कर्जन ने प्रारंभ की थी उसे आगे बढ़ाया गया है। अब दूसरा नोट लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा न केवल भारतीय नागरिकों में सांप्रदायिकता का जहर घोला गया, न केवल भारतीय नागरिकों में सांप्रदायिकता का जहर घोला गया, अपितु भारत विभाजन का भी बीज बोया गया। 1947 में जाकर होगा भारत विभाजन, लेकिन उसकी शुरुआत 1909 में हो गई है। कहते हैं कि 1947 में भारत विभाजन का पौधा वृक्ष बना, जिसका बीज 1909 में बोया गया था, और यह बीज सूखा पड़ा हुआ था, ये उगता नहीं, लेकिन इस बीज में पानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने डाल दिया। कांग्रेस जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर रही थी, उसे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मान्यता दे दी गई। जब हम लखनऊ अधिवेशन पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तब इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप एक नोट डालिए, एक स्टेटमेंट है, हिस्ट्री में स्टेटमेंट बहुत मायने रखते हैं, तो ये प्रश्न हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का, यहाँ संदर्भ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस अधिनियम को भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या करार दिया। किसने? तो एक नाम आप पढ़ते हैं, के.एम. मुंशी ने, संविधान सभा के भी सदस्य हैं। अभी विस्तृत रूप से इनका नाम बार बार आएगा जब हम संविधान सभा पढ़ेंगे, कि कब संविधान का जब हम निर्माण पढ़ेंगे तो के.एम. मुंशी को बार बार पढ़ेंगे। तो के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम को भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कहा। भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उभरते लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है, मार्ले मिंटो में से ये जो मिंटो है, क्योंकि ये भारत में बैठा हुआ है, वायसराय है, भारतीय जनता तो इसी को जानती है, तो वो तो इसी को बोलेगी। मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया, कर्जन को नहीं कहा गया। ध्यान रखिएगा, और प्रश्न जब पूछा जाता है तो अक्सर लोग कर्जन टिक कर देते हैं। नहीं, बंगाल का विभाजन उतना खतरनाक नहीं साबित हुआ जितना कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। हम नहीं कह रहे कि भारत के विभाजन की नींव बंगाल विभाजन ने रखी, जी नहीं, बल्कि मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। बंगाल विभाजन ने तो हमारे देश के आंदोलनों को तीव्र कर दिया, और वहाँ से भारतीय नागरिकों में स्वतंत्रता की एक ललक जगी कि हम स्वतंत्र होना है, हमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। लेकिन ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इसने सांप्रदायिकता का जहर इतनी बुरी तरह घोला कि हमारी एकता की नींव टूट गई। तो मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो ये था मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद हमें भारत शासन अधिनियम 1919 पर चर्चा करनी है, और उसके बाद आएगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1935। अभी तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं उसमें दो एक्ट, इनसे अक्सर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत बड़े चैप्टर हैं, इनमें कई प्रावधान हैं जो हमें विस्तृत रूप से पढ़ने हैं, तो हम इनकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।